हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब अच्छा कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, स्वस्थ होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ द गैसेस ये टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज क्लियर। उसमें हम लोगों ने क्या क्या कंटेंट्स हम लोगों ने देखे थे। इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया था ऑलरेडी। ओके, रेस्पिरेटरी ऑर्गन हम लोगों ने देख चुके थे। रेस्पिरेटरी ऑर्गन में डिफरेंट टाइप के फाइलम्स में डिफरेंट टाइप्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन आते हैं, जिनके थ्रू वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। ओके, उसके बाद हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन दैट इज द लंग्स, उसके बारे में हम लोगों ने उसकी मॉर्फोलॉजी देखी थी, उसकी एनाटॉमी देखी थी। तो डिफरेंस क्या होता है मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी में। मॉर्फोलॉजी एक 2D व्यू होता है, 2 डायमेंशनल व्यू होता है। वहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि किसी भी स्ट्रक्चर की साइज, लंबाई चौड़ाई कितनी है, उसके आसपास कौन से स्ट्रक्चर को सराउंड किए हुए, वो उसकी मॉर्फोलॉजी हो गई 2D व्यू। ठीक है, 3D व्यू क्या होता है, यानी एनाटॉमिकल व्यू। उसमें क्या हम क्या देखते हैं कि उस स्ट्रक्चर की लंबाई चौड़ाई के अलावा उसका वॉल्यूम कितना है। ठीक है, वो हम लोग वहाँ देखते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। उसके बाद वो स्ट्रक्चर किन किन चीज़ों से सराउंडेड है, और उसके बाद उस स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या उसका कंपोजिशन है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। सिंगल लेयर है, डबल लेयर है, अंदर कौन कौन से माइक्रो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उसके अंदर, वो सब हम लोग एनाटॉमी के अंदर देखते हैं, दैट इज क्लियर। पर एक टर्म आती है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है, फंक्शंस होता है किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ा तो प्लांट्स के फंक्शंस के बारे में देखा, ह्यूमन फिजियोलॉजी देखा तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में डिफरेंट टाइप के जो सिस्टम है उनके फंक्शंस के बारे में देखा। सो दैट इज क्लियर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग। सो मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग हम लोग देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग मतलब कि इस ब्रीथिंग के पीछे कौन सी मैकेनिज्म छुपी हुई है। तो ब्रीथिंग में क्या हम लोग देखते हैं कि O2 अंदर आती है, CO2 बाहर निकलती है। तो ये O2 अंदर आती है, CO2 बाहर निकलती है, तो इसके पीछे यानी इसके पीछे क्या रीजन है, जिसके थ्रू O2 अंदर आती है, CO2 बाहर निकलती है। कुछ तो ऐसा चीज होगा ना कि ये मान लो कि डस्टर है, अब इसमें तो बैठे बैठे अपना O2 अंदर नहीं आएगी, CO2 बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में बात कर रहा हूँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में किसी भी कोई भी फिजियोलॉजी होती है, कोई भी रिएक्शंस वगैरह होते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ मैकेनिज्म होता है, कुछ ना कुछ रीजन होता है। उसी प्रकार हम लोग आज देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में कि क्या इसकी मैकेनिज्म ब्रीदिंग, दैट इज क्लियर। तो ब्रीदिंग के अंदर हम लोगों ने दो टर्म हम लोगों ने देख चुके थे, दैट इज द इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन क्या होता है, नाम से पता लग रहा है, इंस्पिर, ठीक है, अंदर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, इंस्पिरेशन वहां से। एक्सपिरेशन क्या होता है, एक्सपिरेशन क्या होता है, एक्सपिरेशन होता है कि एक्सहेल करना, बाहर निकालना। ठीक है, तो दो टर्म लोग लिख देते हैं यहाँ पर। आज का हमारा टॉपिक होगा वो है हमारा मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीथिंग। सो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में हम लोग देखेंगे कि इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन क्या होता है। पहला पहला आता है इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। सो इंस्पिरेशन होता है कि हम ब्रीथ इन करते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर ब्रीथ इन होगी, so that is clear. Deals with the breathe in of atmospheric air, deals with the breathe out of the air, CO2. ठीक है, इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन। और यदि ह्यूमन की बात करते हैं तो ब्रीथ इन इनटू द लंग्स, ब्रीथ आउट फ्रॉम द लंग्स, दैट इज क्लियर।
ये लिखिए। ओके, तो ये इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, इसके बाद कि अब इस मैकेनिज्म में कुछ कुछ ऐसे हमारे ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं जो हेल्प करते हैं। ओके, जब भी आपने देखा होगा, हम लोगों ने डिफिनेशन एक चीज पढ़ा था कि प्लांट एंड ट्रांसपोर्ट में डिफिनेशन हम लोग पढ़ा था, ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट में। तो वहां देखा था कि डिफिनेशन कहाँ होता है, जब कोई हाई कंटेंट से लो कंटेंट की तरफ जाता है तो डिफिनेशन होता है। वो क्या होता है, बेसिक चीज होता है। ओके, इसी प्रकार की यहाँ भी सेम चीज होगा कि क्या होगा कि एटमॉस्फेरिक में प्रेशर बहुत ज्यादा है एयर का, और हमारे जो लंग्स है वहाँ प्रेशर कम है, तो क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा तो ब्रीदिंग हो गया। अब क्या होगा कि लंग्स के अंदर प्रेशर कुछ ज्यादा हो गया इनहेल करने के बाद। अब क्या होगा कि वहां से जो प्रेशर होगा, मसल्स वगैरह प्रेस करेगी, इसको कांटेक्ट करेगी, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा तो एक्सेल हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म यहाँ फॉलो होती है। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर। ब्रीदिंग मैकेनिज्म में कौन कौन से फैक्टर जो देख लेते हैं, कौन कौन से, देखो पहला फैक्टर आता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। दैट इज पहला फैक्टर आपका है प्रेशर ग्रेडियंट। बात यहाँ सारी प्रेशर की होती है, दैट इज क्लियर। प्रेशर ग्रेडियंट होता है एयर। सेकंड फैक्टर आपका आएगा, और मैं क्लियर करके लिख देता हूँ उसको, प्रेशर ग्रेडियंट। अब जहाँ पे ग्रेडियंट वर्ड यूज किया हम लोगों ने, जैसे हम लोगों ने ग्रेडियंट वर्ड यूज किया था प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, कि वहाँ पर क्या होता है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है, प्रोटॉन प्रवणता होती है। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोगों ने देखा था कि रेस्पिरेशन में भी जब एटीपी फॉर्म होता है तो वहाँ क्या होता है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक डाउन होता है, प्रोटॉन प्रवणता ब्रेक डाउन होती है, उस वजह से एटीपी फॉर्म होती है। फोटोसिंथेसिस में हम लोगों ने देखा था कि, तो जब भी ग्रेडियंट की बात आएगी तो ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, हमेशा डिफरेंस। आगे क्या है, प्रेशर, तो प्रेशर में डिफरेंस। आगे होगा प्रोटीन, तो यानी सॉरी प्रोटॉन, तो प्रोटॉन में डिफरेंस। ओके, वहां हम लोगों ने देखा था कि अंदर ल्यूमेन होता है, थाइलोकोड के अंदर ल्यूमेन, बाहर क्या स्ट्रोमा, तो ल्यूमेन के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है प्रोटॉन की, बाहर कम है, तो वो क्या हो गया, डिफरेंस यानी ग्रेडियंट प्रोटॉन का। यहाँ प्रेशर ग्रेडियंट, बाहर एटमॉस्फेरिक एयर में क्या आता है कि प्रेशर ज्यादा है, अंदर जो हमारे लंग्स हैं जिसको हम लोगों ने लिखा इंटरपल्मोनरी प्रेशर, यानी लंग्स के अंदर प्रेशर कम है, तो उसका डिफरेंस हम लोगों ने क्या लिखा, प्रेशर ग्रेडियंट। और डिफरेंस इसके बीच में है यहाँ पर इंटरपल्मोनरी प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज क्लियर। तो ये चीज आपको शायद समझ में आ गई अच्छे से, प्रेशर ग्रेडियंट क्या चीज है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है नेक्स्ट चीज आपकी आती है डायफ्राम। हम लोग जब प्रीवियस लेक्चर में जब स्ट्रक्चर बनाई थी तो लंग्स के नीचे हम लोगों ने दिखाया था डोम शेप डायफ्राम, दैट इज डायफ्राम भी आपका रेस्पिरेशन में बहुत अहम या बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। उसके बाद आता है इंटरकोस्टल मसल्स। जो इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ पाए जाते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स पाए जाते हैं रिब्स के बीच में। तो इंटरकोस्टल मसल ऑफ द रिब्स, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे, लोकोमोशन में मूवमेंट चैप्टर है, वहाँ स्केलेटल मसल्स आता है, तो रिब्स के बारे में कम से कम पढ़ाएंगे इसके बारे में। ठीक है, कितनी रिब्स होती है, कितनी ट्रू है, कितनी फॉल्स है, कितनी फ्लोटिंग रिब्स है। ठीक है, तो उन रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल्स पाए जाते हैं। दो टाइप की मसल्स होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। सो दैट इज क्लियर।
तो ये दो चीजें हमारी हेल्प करती है, प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ एयर बिटवीन इंटरकोस्टल प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द डायग्राम एंड अदर इज इंटरकोस्टल मसल्स ऑफ रिब्स, दैट इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। सो अब हम क्या करेंगे कि एक चार्ट बनाएंगे, ठीक है, वहां डिफरेंस करेंगे, इंस्पिरेशन में कैसा मैकेनिज्म फॉलो होता है, एक्सपायरेशन में कैसा मैकेनिज्म फॉलो होता है, दैट इज क्लियर। चार्ट के साथ हम लोग डायग्राम भी फॉलो करेंगे इंस्पिरेशन का और एक्सपायरेशन का, दैट इज क्लियर। तो होपफुली मैं इसको रफ करके अगला अब हमें एक चार्ट ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। चार्ट ड्रॉ करने के बाद उसमें हम डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन दिखाने के लिए, उसके मैकेनिज्म को समझने के लिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ इंस्पिरेशन, और यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ इसमें क्लाइंट को लेकर हम लोग दोनों को एक दूसरे से डिफर करके दैट इज क्लियर। ओके, सो हम लोगों ने प्रेशर ग्रेडियंट देख लिया है, ठीक है। अब प्रेशर ग्रेडियंट कैसे इंस्पिरेशन में हेल्प करता है और कैसे एक्सप्रेशन में हेल्प करता है वो हम लोग अब देखेंगे। पहले मैं चीजें लिख देता हूँ, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। सो इंस्पिरेशन में क्या होता है, ठीक है, आपको समझ में आ रही होगी। When the interpulmonary pressure is less than atmospheric pressure, यानी जो हमारे लंग्स के अंदर जो एयर का प्रेशर है ना कि वो कम है, इससे आउटर प्रेशर से, कौन सा आउटर प्रेशर, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, देन एयर कम इनटू द लंग्स। क्यों? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रहा है, तो दैट इज द ब्रीदिंग। और व्हेन इंटरपल्मोनरी प्रेशर इज हायर, यानी अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा है और इससे बाहर वाला प्रेशर, देन एयर कम्स आउट फ्रॉम द लंग्स, यानी अंदर से बाहर की ओर। तो ये हो गया आपका एक्सपिरेशन और ये हो गया इंस्पिरेशन। इसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग, या तो इनहेल बोल देंगे, ये ब्रीथ आउट यानी एक्सहेल हो गया। इनहेल एक्सहेल, दैट इज क्लियर। दूसरी चीज, इसके बाद हमारे डायफ्राम्स कैसे हेल्प करते हैं और साथ में जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो कैसे हेल्प करती है वो देख लेते हैं क्या है। हम लोगों ने पहला पॉइंट देख चुके हैं हम लोग कि कैसे प्रेशर ग्रेडियंट ब्रीदिंग में हेल्प करता है, यानी इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में कैसे हेल्प करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, जो हम लोगों ने सेकंड फैक्टर हम लोगों ने देखा था डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स कैसे हेल्प करती है। तो देखो
जब क्या होता है कि ये डायफ्राम से डोम शेप होता है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन जब उसमें डायफ्राम में होगा तो वो ऐसे नहीं कॉन्केवली नहीं होगा, यानी डोम शेप तो ऑलरेडी होता है पर वो ओ डोम नहीं होगा, डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन डिफरेंट टाइप का होगा, जिसकी वजह से contraction of diaphragm and contraction of external intercostal muscle fibers तो जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होगा ना वो क्या काम करेगा, वो काम करेगा आपका, मैं यहाँ थोड़ा सा अलग मेंशन कर देता हूँ, मैंने दोनों साथ मेंशन कर दिए। जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होगा ना वो आपको क्या करेगा, थोरेसिक चैम्बर को एंटीरियर और पोस्टीरियरली इसको बड़ा करने में, एक्सपांड करने में हेल्प करेगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम दैट हेल्प्स इन, मैं डायरेक्ट चल रहा हूँ पॉइंट वाइज, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम हेल्प करता है एक्सपांड या एक्सपेंशन ऑफ thoracic chamber in anterior तो एंटीरियर पोस्चर इसको एक्सपांशन करेगा। तो देखो बच्चों जो एनाटॉमी में हम लोग पढ़ते हैं, एंटीरियर पोस्चर, डोर्सो वेंट्रल, ये सब एनाटॉमी के पार्ट्स हैं। हम लोगों ने आपको बताया था जब थोरेसिक चैम्बर मैंने लंग्स का डायग्राम ड्रॉ किया था, तब बताया था कि थोरेसिक कैविटी जो है ना वो एक चैम्बर की तरह, यानी लंग्स एक प्रॉपर थोरेसिक कैविटी में होता है। बताया था मैंने कि उसका डोर्सल में क्या होता है, वेंट्रल में क्या होता है, मैंने सब क्लियर बताया था आपको उस टाइम पे। डोर्सल में बताया था वर्टिकल कॉलम होती है और वेंट्रल में बताया था आपको दैट इज स्टर्नम होता है। स्टर्नम एक हमारी क्या है कि स्केलेटन है, ठीक है, स्केलेटन इन स्टर्नम। और बताया था लेटरल में क्या होता है, लेटरल में रेक्स होती है, दैट इज क्लियर। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एक्सपांशन क्या करता है, एक्सपांशन करता है थोड़े से चैम्बर में एंटीरियर पोस्टीरियर, इसके बाद contraction of external intercostal muscle fiber ये क्या काम करेगी, ये क्या काम करेगी, ये क्या काम करेगी, थोरेसिक चैम्बर को एक्सपांड करेगी। एक्सपांड करेगी, कैसे एक्सपांड करेगी, डोर्सो वेंट्रल एक्सपांड करेगी। ये आपको एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सपांड करेगा, डायफ्राम कैसे एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सपांड करेगा। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ये डोर्सल वेंट्रल एक्सपांड करेगी, ठीक है। मैंने आपको बताया था ऐसे करके कि थोरेसिक चैम्बर है, इसका ये वेंट्रल पार्ट, ये डोर्सल पार्ट, और ये जो होता है लेटरल पार्ट हो गया, ठीक है। ये ऊपर एंटीरियरी, पोस्टीरियरी। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, जैसे डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम है वो ऐसा होता है, डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ऊपर की साइड होगा। ऐसा आप समझो कि नीचे की साइड होता है, नहीं, ऑलरेडी डोम शेप तो है सी, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्शन होगा ना वो ऊपर की तरफ होगा। ऊपर की तरफ होगा तो क्या होगा, एंटीरियर पोस्टीरियर डिस्क का एक्सपांशन होगा, दैट इज क्लियर। यानी ये कॉन्ट्रैक्शन ऐसा हो रहा है, मैं डायग्राम बना के भी समझाऊंगा आपको। तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सपांड होगा, तो एक्सपांशन ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन एंटीरियर पोस्टीरियरली, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स फाइबर, ये क्या होगा, डोर्सो वेंट्रली होगा। तो डोर्सो वेंट्रल एक्सपांड हो रहा है। तो टोटली अल्टीमेटली क्या देखने को मिला, जो थोरेसिक चैम्बर है, थोरेसिक वॉल्यूम है, ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स फाइबर दैट ये क्या करता है, थोरेसिक चैम्बर को एक्सपांड करता है डोर्सोवेंट्रली। तो डोर्सोवेंट्रली एक्सपांड करें, मैंने आपको समझाया कि कैसे एक्सपांड होता है, मैं डायग्राम बना दूंगा उसमें आपको दोबारा समझा दूंगा। तो ये क्लियर हो गया हमारा कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, एक्सपांशन इंटरकोस्टल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल फाइबर, थोरेसिक चैम्बर एक्सपांड इन द डोर्सोवेंट्रली, दैट इज क्लियर। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से हुआ ये, इसकी वजह से क्या होगा, रिजल्ट क्या निकला,
रिजल्ट ये निकलता है इसकी वजह से कि thoracic चैम्बर एक्सपांड किया तो थोरेसिक वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो अंदर थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो लंग्स को फैलने के लिए जगह मिल जाएगी। ठीक है, तो पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज, इसका फायदा क्या मिला? इंटरपल्मोनरी प्रेशर ये हो गया डिक्रीज। तो आपको चीज क्लियर हो जाएगी कि देखिए जब भी हम क्या करते हैं ना, कोई एक 3D कोई भी बलून हो कुछ भी ले लो, तो हम जैसे क्या करते हैं कि उसके अंदर उसको एक्सपांड करते हैं। ठीक है, कुछ भी ले लो, कुछ बोरा कट्टा या फिर बेग कुछ भी ले लो, जब उसको एक्सपांड करते हैं, ठीक है, तो अंदर देखना कि जो उसके अंदर की एयर होती है ना, हमेशा उसके अंदर की एयर में क्या होता है, प्रेशर कम होता है। प्रेशर कम होता है इसलिए एक्सपांड होती है। जैसे आप गुब्बारा फुला रहे हो तो गुब्बारा फुला रहे हो तो क्या होता है कि वो एक्सपांड हो रहा है। एक्सपांड हो रहा है तो अंदर की जो एयर का प्रेशर कम हो रहा है इसलिए इसके अंदर बाहर की एयर अंदर जा रही है। ऐसा ही सेम एग्जांपल है कि हमारे जो लंग्स हैं एक तरह से बलून की तरह कि जैसे उनको एक्सपांड करेंगे तो अंदर कुछ चाहिए जाने के लिए, तो वो इनहेल के थ्रू एयर जाती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लंग्स में जाती है। तो वही सेम चीज हो रहा है यहाँ पर। इसमें हेल्प किसने की? मैं इसको आपको बार-बार से बता रहा हूँ कि कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम की वजह से एक्सपांशन होता है एंटीरियो पोस्टरली। ध्यान रखना आपको कि एंटीरियो पोस्टरल एक्सपांशन किस वजह से होगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम की वजह से। ये कैसे याद रखना है मैंने बता दिया, एंटीरियो ऊपर पोस्टीरियर नीचे, तो डायफ्राम यहाँ इस जगह पर होता है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना तो ये धकेलेगा ऊपर की तरफ धकेला तो एंटीरियो पोस्टरली क्या हुआ? इसका एक्सपांशन हुआ। इसके बाद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल कहाँ पाई जाती है? रिब्स में पाई जाती है। बताया था आपको रिब्स लैटरली होती है। तो रिब्स जो लैटरली होती है वो क्या करेगा कि जब इंटरकोस्टल मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो फैलने के लिए के बाद क्या होगा? थोरेसिक चेंबर को थोड़ा सा स्पेस मिलेगा फैलने के लिए स्पेस मिला तो डोर्सो वेंट्रली, देखो डोर्सो और ये वेंट्रली एक्सपांड होगा डोर्सो वेंट्रली। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल फाइबर की वजह से क्या होगा? थोरेसिक चेंबर एक्सपांड इन डोर्सो वेंट्रली। दो चीजें आपको बहुत समझ में आ रही है और इनकी वजह से क्या होगा कि थोरेसिक चेंबर एक्सपांड हुआ, देन थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज, इसकी वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज, देन इंटरपल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज, दैट इज क्लियर। अब देखो ये तो ब्रीदिंग की मैकेनिज्म हो गई इनहेल की, सो इंस्पिरेशन की इनहेल की मैकेनिज्म हो गई। अब इधर क्या हो रहा है? इधर सब कुछ जैसा उल्टा हुआ। यहाँ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम हुआ, यहाँ होगा रिलैक्सेशन। अब देखो यहाँ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल फाइबर में एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्शन हो, तो यहाँ क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल फाइबर्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल फाइबर में, तो उसकी वजह से क्या होगा? डायफ्राम हो जाएगा डाउन शेप और रिब्स एंड स्टर्नम। अब देखो एक चीज यहाँ हम लोग लिखेंगे थोड़ी देर पहले कि ये जो डोर्सोवेंट्रल एक्सपांशन हुआ तो क्या स्टर्नम आगे की तरफ फैला, रिब्स भी फैली। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? रिब्स और स्टर्नम उठ जाते ऊपर की तरफ, तो रिब्स एंड स्टर्नम कम्स इन नॉर्मल पोजीशन। अब ये क्या होता है? नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं तो उससे क्या होगा कि जो थोरेसिक चेंबर का वॉल्यूम बढ़ गया था,
थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज। इंटरपल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज, ये चीज आप समझ जाना, प्रेशर ये पीआर, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म अंदर बोले क्या मैकेनिज्म बोले पढ़ते चलते हैं, तो मार्क कर लेते हैं। रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल ऑफ इंटरकोस्टल मसल, वहां देखिए एक्सटर्नल था और यहाँ इंटरनल है। तो डायफ्राम कैसा हो गया, डोन शेप हो गया, ठीक है। डोन शेप कैसा हो, ऐसा होगा। पहला डायग्राम था, पहले क्या था कि डायफ्राम ऐसा था, पहले डायफ्राम ऐसा था, अभी डायफ्राम कैसा हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। डोम शेप हो गया, रिलैक्सेशन अंदर की साइड गया तो ऐसा हो गया डायफ्राम, ऐसा हो गया, ठीक है। और क्या है, रिप्स और स्टर्नम कम से नॉर्मल पोजीशन और ऐसे चैम्बर बिकम्स नॉर्मल और ऐसे वॉल्यूम डिक्रीज एंड इंटरपल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज। अब इसका क्या कहानी हम लोग देखते हैं यहाँ पर। होपफुली आपको चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को समझाने के लिए, ठीक है। तो हुआ क्या, इसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है ना, हुआ ये इंटरपल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हुआ, डिक्रीज होने के बाद क्या हुआ कि तो एयर कम्स इन लंग्स फॉलोइंग द प्रेशर ग्रेडियंट। इसके बाद एक पॉइंट आप यहाँ मेंशन कर लेना कि इधर लिख सकते हैं आप कि रिब्स एंड स्टर्नम लिफ्ट अप, दैट इज क्लियर। तो चीजें बड़ी आसान है, बस समझना जरूरी है चीजों को। तो समझने के पीछे इंपॉर्टेंट है चीजों को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, मैकेनिज्म हम लोगों ने कैसे एग्जीक्यूट किया, क्या एग्जांपल्स थे, हम लोगों ने बलून के एग्जांपल्स लिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंस्पिरेशन, एयर कम्स इन लंग्स फॉलोइंग द प्रेशर ग्रेडियंट एंड एग्जांपल ऑफ द इंस्पिरेशन। अब क्या हुआ कि ऐसा क्यों, इंटरनल प्रेशर कम हुआ, वहां का प्रेशर ज्यादा है, तो एयर कम्स इन लंग्स फॉलोइंग द प्रेशर ग्रेडियंट एग्जांपल ऑफ इंस्पिरेशन। और ऐसा कैसे हुआ, हम लोगों ने पहले पॉइंट में देखा था बाहर का प्रेशर ज्यादा है, अंदर का प्रेशर कम है, पर यहाँ क्या हुआ, आगे यहाँ पर आगे हुआ एयर्स कम आउट दैट इज क्लियर। तो ये हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, इसके डायग्राम हम लोग देखते हैं। डायग्राम्स में यहाँ ड्रॉ करता हूँ, आपने शायद ये पूरा नोट कर लिया होगा, ओके। डायग्राम की चीजें आपके बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। डायग्राम हम जब वही चीज रिपीट करेंगे हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था, बस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू उसको हम लोग समझाएंगे कि कैसे इंस्पिरेशन हुआ, कैसे एक्सप्रेशन हुआ, कैसे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कैसे डायफ्राम क्या कहते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्ट हुआ और कैसे डायफ्राम वापस रिलैक्स हुआ, ये डॉग शेप हो गया, ओके। हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर।
ये इंस्पिरेशन का है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर कैसे हो रहा है राइटिंग में, आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ सबसे पहले क्या हुआ, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये फैलता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन इसका फैल रहा है, डायफ्राम फैल रहा है तो फैल रहा है तो एंटीरियर पोस्चरली थोड़े से वॉल्यूम बढ़ रहा है, थोड़े से चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ रहा है, थोड़े से वॉल्यूम बढ़ रहा है, पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ रहा है। ओके, उसके बाद ये जो मसल्स दिख रही है इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से क्या हुआ, इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो रिब्स एंड स्टर्नम लिफ्ट अप ऊपर की तरफ उठी, तो ये क्या हुआ कि डोर्सोवेंट्रली एक्सपांड हो रहा है, कैसे हो रहा है, डोर्सोवेंट्रली एक्सपांड हो रहा है, थोड़े से वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसी प्रकार देखिए इसका वॉल्यूम ज्यादा है, इसका वॉल्यूम कम, इसलिए मैंने थोड़ा डिफरेंस बनाया दोनों में। इसमें क्या हुआ कि यहाँ देखिए डायफ्राम रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, ठीक है, तो डोम शेप हो गया वो, डोम शेप लगा दिख रहा है आपको, डोम शेप क्या होता है, ये होता है ना डोम आपका, डोम शेप ये होता है, तो डायफ्राम रिलैक्स होता है तो डोम शेप बन गया। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि डायफ्राम डोम शेप कब होता है, इंस्पिरेशन में, एक्सपिरेशन में, ठीक है, या फिर नॉर्मल कंडीशंस में, एंड नन ऑफ दिस, तो आंसर जाएगा आपका किसमें होता है, एक्सपिरेशन में क्या होता है, डायफ्राम डोम शेप होता है, इससे क्लियर। फिर क्वेश्चन आता है कि रिब्स एंड स्टर्नम कब उठते हैं, कब लिफ्ट अप होते हैं, ये आपका आंसर जाएगा इंस्पिरेशन में, ऑप्शन लगाएंगे एक्सपिरेशन में होता है, फोर्सफुली एक्सपिरेशन में होता है, या नन ऑफ दिस, तो आंसर जाएगा आपका इंस्पिरेशन में रिब्स एंड स्टर्नम लिफ्ट अप होते हैं, इट इज क्लियर। यहाँ क्या हुआ, डायफ्राम रिलैक्स हो गया, डोम शेप हो गया, तो इंटरकोस्टल जो वॉल्यूम इंक्रीज होता है वो कम हो गया, और क्या हुआ कि जो रिब्स है ना, रिब्स और स्टर्नम नॉर्मल पोजीशन में आ गए। तो ये रिब्स और स्टर्नम क्या होते हैं, नॉर्मल पोजीशन में आ चुके हैं, तो क्या हुआ कि अंदर जो है प्रेशर, इंटरपल्मोनरी प्रेशर वो कम हो गया। सो इंटरपल्मोनरी प्रेशर क्या है, ये बढ़ गया, तो बढ़ गया तो क्या हुआ कि एयर एक्सपेलिंग हो गया, एयर बाहर निकली, और यहाँ क्या हुआ, थोड़े से वॉल्यूम का, थोड़े से चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ने से क्या हुआ, अंदर प्रेशर कम हो गया, इंटरपल्मोनरी प्रेशर कम हो गया, उसको यहाँ लिख देते हैं। यहाँ इंटरपल्मोनरी प्रेशर कम है क्योंकि यहाँ का वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, दैट इज क्लियर। तो वॉल्यूम ज्यादा है तो इसलिए इसका इंटरपल्मोनरी प्रेशर कम है, प्रेशर कम है, तो क्या रूल क्या होता है ग्रेडियंट का, जैसे डिफ्यूजन का रूल क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है, तो हाई कंसंट्रेशन कहाँ ऊपर है, ऊपर से एयर कहाँ से जाएगी, नीचे की तरफ, यानी लंग्स के अंदर। यहाँ क्या वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम हो गया, क्या हो गया, सब जगह से रिलैक्सेशन हो गया, रिलैक्सेशन हो गया, थोड़ा सा वॉल्यूम, थोड़ा सा चैम्बर का वॉल्यूम कम हो गया, तो वॉल्यूम कम होने से क्या होगा कि इंटरपल्मोनरी प्रेशर बढ़ गया। जैसे आप बलून है, अब बलून को आप प्रेस करेंगे, प्रेस करते रहेंगे तो अंदर क्या होगा कि उसका जो प्रेशर है एयर का बढ़ता जाएगा, तो एक टाइम क्या होगा तो बलून फट जाएगा, या फिर बलून के ऊपर कोई ओपनिंग होगा तो वहां से सारी एयर बाहर निकल जाएगी। तो सेम मैकेनिज्म बिल्कुल यही फॉलो होती है आपकी लंग्स के अंदर, ठीक है, वॉल्यूम कम हो रहा है, इंटरपल्मोनरी प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर चली जाएगी। तो ये था आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। कुछ पॉइंट्स ऐड कर देता हूँ उसके अंदर, ये कि हम लोग नॉर्मली 12 to 16 टाइम्स पर मिनट ब्रीथ करते हैं, यानी 12 to 16 टाइम्स हम लोग एयर अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, ओके। अब ये देखना कि एक बार इंस्पिरेशन हुआ, एक बार एक्सपिरेशन हुआ, तो एक टाइम हो गया, ऐसे करके फिर अंदर लिया, फिर छोड़ा, 2 बार, ऐसे 12 से 16 बार हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, यानी 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, इसको ब्रीथ रेट बोलते हैं। क्या है ये, ब्रीथ रेट। इसके अलावा हमारी कुछ मसल्स होती है, एब्डोमेन की मसल्स भी हमें क्या करती है, इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन यानी ब्रीदिंग में हेल्प करती है। एब्डोमेन की मसल से भी हम लोग फोर्सफुली एक्सप्रेशन कर सकते हैं, फोर्सफुली इंस्पिरेशन कर सकते हैं, हमारी इंस्पिरेशन कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। आपने जब देखा होगा जो एथलीट्स होते हैं, हम लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, तो सडन हमारी
क्या होती है, ब्रीथ रेट बढ़ जाती है। वो क्यों बढ़ती है, बहुत सारे रीजन होते हैं बढ़ने के। क्यों बढ़ती है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोग कंटिन्यूसली वर्क करते रहते हैं तो हमारी मसल्स क्या होती है ना, उनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन या बहुत ज़्यादा एयर चाहिए होती है, बिकॉज ऑफ द बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो ऑक्सीजन को बाहर से खींचने के लिए हम लोगों को फोर्सफुली इंस्पिरेशन करना होता है, ठीक है। ब्रीथ रेट बढ़ जाती है वहाँ पर, ओके। उस ब्रीथ रेट को बढ़ाने में घटाने में हेल्प कौन करता है, एब्डोमेन मसल्स करती है, दैट इज क्लियर। तो होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी हमारी मैकेनिज्म बिहाइंड द ब्रीदिंग, ओके। इसके बाद मैंने आपको बता दिया 12 to 16 टाइम्स पर मिनट ब्रीथ रेट होती है, हम 12-16 बार ब्रीथ लेते हैं, ओके, करते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं, एक्सपिरेशन छोड़ते हैं। इसके बाद अपने साइड में कुछ वॉल्यूम्स दिए हमें, कुछ कैपेसिटीज दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। इसको मैं होपफुली रब कर देता हूँ, ड्रॉ कर लिया हुआ, फिर चलिए आपको अच्छे समझ में आ गई होगी क्या है क्या नहीं है, इसलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। तो डिफरेंट टाइप के वॉल्यूम्स हमारे लंग्स के अंदर पाए जाते हैं। कुछ वॉल्यूम्स ऐसे नॉर्मली पड़े रहते हैं, आई मीन कुछ वॉल्यूम्स होते हैं जो हमारे लंग्स के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। कुछ होते हैं कि जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, एक्सप्रेशन करते हैं, तब पाए जाते हैं। और कुछ वॉल्यूम्स होते हैं जिन्हें मतलब डिफरेंट टाइप्स के डिसऑर्डर्स को पता करने में, डायग्नोसिस करने में यूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन एक दिमाग में आता है, क्या ये वॉल्यूम्स है, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम्स होता है। तो एक बलून है, बलून के अंदर कितना एयर है, कैसे पता लगाएंगे इसको, वॉल्यूम देख के या वॉल्यूम मेजर करके। तो क्वेश्चन आता है कि वॉल्यूम कैसे मेजर किया जाए। तो वॉल्यूम मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्पायरोमीटर। ये इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका हम यूज करते हैं, स्पायरोमीटर। ये स्पायरोमीटर की वजह से क्या करते हैं, हम लोग वॉल्यूम को मेजर कर पाते हैं, दैट इज क्लियर। तो इस वॉल्यूम की वजह से, इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से हम क्या वॉल्यूम को मेजर कर पाते हैं। तो कौन कौन से वॉल्यूम हम लोग देखते हैं, अभी क्या है कि नीट का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है इस वॉल्यूम्स को लेके। वो क्या करता है कि आजकल वॉल्यूम के नाम लिख देता है और उनके अंदर कैपेसिटी पूछता है, मतलब कुछ भी टर्म दे दिया, टाइडल वॉल्यूम दे दिया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दे दिया, तो उसका वॉल्यूम पूछता है वो कि इसके अंदर कितना वॉल्यूम होना चाहिए। आई मीन वो मैथमेटिकली डिजिट पूछता है, मैथमेटिकली अमाउंट पूछता है, ठीक है। मैथमेटिकली वॉल्यूम को पता करना चाहता है वो, तो हम लोगों से वो क्वेश्चन पूछता है कि टाइडल वॉल्यूम का मैथमेटिकली वैल्यू क्या है। तो हम लोग उसको मेंशन करेंगे, उसको चार्ट फॉर्म में हम लोग यहाँ लिखेंगे, डिफरेंट टाइप्स के वॉल्यूम और उनका मैथमेटिक वैल्यू, दैट इज क्लियर। और यहाँ हम लोग लिखेंगे डिफरेंट टाइप्स के वॉल्यूम और साथ में उनका डेफिनेशन, ओके। तो पहला आता है एज यूजुअल टाइडल वॉल्यूम, इसको हम बोलते हैं टीवी। तो घर में देखने वाली टीवी नहीं है, दूसरा टीवी है, टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि in normal breathing a person volume that a person can inspire and expire। एक्सहेल कर दो यहाँ पर कर दो आप इनहेल। इन नॉर्मल कंडीशंस, मतलब यहाँ कोई फिजिकल वर्क नहीं करना पड़ रहा, कोई प्रेशर नहीं डालना पड़ रहा, नॉर्मल ब्रीथिंग, तो वो टाइडल वॉल्यूम हो जाता है। तो इसका क्या है मेजरमेंट टाइडल वॉल्यूम का, दैट इज मैं इसको लिख देता हूँ रेड मार्कर से। ये होता है इसका 500 ml इसका वैल्यू है। तो ये जो 500 वैल्यू है ना, ये पर सेकंड है। इस हम लोगों ने देखा था कि 12 से 16 टाइम्स पर मिनट, 12 से 16 टाइम्स पर मिनट ब्रीथ रेट होता है। तो इसके अकॉर्डिंग और तो ये क्या है 12 से 16 टाइम्स पर मिनट, तो एक बार में कितना निकल रहा है, 500 ml निकल रहा है। तो 12 से 16 बार कितना होगा, कई बार बच्चे से तो बड़ा कंफ्यूज होता है कि सर यहाँ पर तो ठीक है 6000 से 8000 वॉल्यूम कैसे, तो 12 × 5
12 into 5 दैट इज 6000 ml और ये हो गया 8000 ml। तो 12 से 16 पर मिनट ब्रीथ करते हैं तो टोटल वॉल्यूम हो गया इसके अकॉर्डिंग पर मिनट, एक मिनट में 6000 से 8000 ml पर मिनट। बहुत लोग बोलते हैं कि 6000 से 8000 का वेरिएशन क्या है? वेरिएशन किसकी वजह से? ब्रीथ रेट की वजह से वेरिएशन आया। किसी का ब्रीथ रेट 12 है तो किसी का 16, किसी का इनके बीच है। तो जो वॉल्यूम होता है ना टाइटल वॉल्यूम, वो पर मिनट कितना होगा? 6000 टू 8000 ml पर मिनट, ठीक है। और एक बार में कितना होगा? 500 ml। दैट इज क्लियर, टाइटल वॉल्यूम हो गया। इसको हम मेंशन कर देते हैं हम लोग टीवी दैट इज द 500 ml। उसके बाद दूसरी चीज आती है आपकी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी IRV, इसको आप इंस्पिरेशन कर लो कंप्लीट, इंस्पिरेशन और इंस्पायरेशन। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है आपका जो आप ब्रीथ कर रहे हो नॉर्मली, तो ब्रीथ कर रहे हो तो उसके अलावा आपको एक्सटर्नल कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, यानी ये हो गया आपका एडिशनल वॉल्यूम। दैट इज क्लियर। तो एडिशनल वॉल्यूम in which a person यानी फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद हम लेकिन फोर्सफुल ब्रीथ को अंदर लाए, उसके बाद आप कितना एडिशनल वॉल्यूम ऐड कर सकते हैं, कितना इंस्पायर कर सकते हैं, वो आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। दैट इज क्लियर। So additional volume in which a person can inspire air after forceful inspiration। तो यहाँ क्या होता है कि डेफिनेशन बहुत सारी होती है, डेफिनेशन बहुत सारी है, 12 तरह डेफिनेशन है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा डेफिनेशन किसकी है किसकी नहीं। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ, याद रखने का, ये कोई ट्रिक नहीं है, समझना है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो देखो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब सबको पता है कि इंस्पिरेशन होगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व यानी पहले से ऑलरेडी अंदर कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम कहाँ से आया? फोर्सफुल इंस्पिरेशन से आया। उसके बाद इंस्पायर करना है, इंस्पायर करना है, एडिशनल वॉल्यूम इंस्पायर करना है। तो यहाँ क्या एडिशनल वॉल्यूम इंस्पायर करना है और पहले से एक इंस्पिरेशन वॉल्यूम पड़ा हुआ है, तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में याद रखना है। ऐसे ही एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या होगा? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या होगा कि एक्सपायर करना है, एक ऑलरेडी रिजर्व वॉल्यूम पड़ा, रिजर्व वॉल्यूम किसका पड़ा? फोर्सफुल एक्सपिरेशन का। तो दैट इज वेरी सिंपल सी चीज है। और इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू होता है आपका 2500 ml से 3000 ml। यहाँ लिख देता हूँ मैं IRV तो बड़ी इजी चीज है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वही चीज है, बस वर्ड चेंज करना है। बस इंस्पायर के लिए एक्सपायर और इंस्पिरेशन के लिए एक्सपिरेशन। फिर मैंने आपको बताया कि कैसे समझना है चीजों को। तो इसका क्या वैल्यू होता है? इसका वैल्यू होता है आपका
1100 से 1200 mm, दैट इज इसको मेजर कर सकते हैं यहाँ पर। यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी होंगी आपकी, टाइटल वॉल्यूम एक्सप्लाइन, रिजर्व वॉल्यूम एक्सप्लाइन, फिर रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नहीं नीचे वाला बर्फ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ऊपर वाला बर्फ कर रहा हूँ, टाइटल वॉल्यूम। अगला आता है आपका, दैट इज द रेजिड्यूल वैल्यू। तो देखो नाम से पता लग रहा है बच्चों, रेजिड्यू मतलब कुछ रेजिड्यू, कुछ बच गया है, कुछ रिमेनिंग रह गया है। कहाँ रिमेनिंग रह गया है? लंग्स के अंदर रिमेनिंग रह गया है, बाहर तो रहेगा नहीं। ठीक है, बात सारे लंग्स की हो रही तो लंग्स के अंदर ही रहेगा। तो रेजिड्यूल वॉल्यूम, तो रेजिड्यूल वॉल्यूम में क्या होता है? दैट एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपिरेशन। देखो अब बहुत वहाँ टर्म्स आएंगे, टोटल लंग्स कैपेसिटी भी आएगी आगे जाके। ठीक है, तो वहाँ एक क्वेश्चन आता है कि क्यों इसमें फोर्सफुल एक्सप्रेशन के बाद रह गया है? तो टर्म समझ लो, रेजिड्यूल। रेजिड्यूल कब रहेगा? जब सब कुछ निकाल ले जाएगा तो कुछ ना कुछ रेजिड्यू बचेगा ना, और सब कुछ निकालने के लिए क्या फोर्स करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। तो इसीलिए रेजिड्यूल वॉल्यूम में ये एक बार याद रखना कि रेजिड्यूल वॉल्यूम में फोर्सफुल एक्सप्रेशन आता है। क्योंकि रेजिड्यूल ऐसे आता कि टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या है, तो हम वहाँ फोर्स की बात नहीं करते। ठीक है, लेकिन ये आया कि रेजिड्यूल यानी कुछ ना कुछ फोर्स लगा के निकाला, तो इसलिए रेजिड्यूल बचा, रिमेनिंग बचा हुआ है। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है? इसका वॉल्यूम होता है आपका तो ये चीज हमने देखा रेजिड्यूल वॉल्यूम, वहां मेंशन कर देते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई आप अच्छे से? ठीक है, देखो लेकिन एक चीज और है कि रेजिड्यूल वॉल्यूम में देखो, अब जो वॉल्यूम अंदर बच गया है उसको मेजर करना बड़ा मुश्किल होता है। तो यही एक वॉल्यूम होता है जिसको स्पायरोमीटर के द्वारा मेजर नहीं किया जा सकता। हालांकि इसको मेजर तब करते हैं जब कोई डेड पर्सन हो, तब उसका मेजर कर सकते हैं। तो ये सारे वॉल्यूम्स है ना, ये कुछ तो लिविंग स्टेट में मेजर किए जाते हैं, कुछ नॉन लिविंग स्टेट में मेजर किए जाते हैं। तो रेजिड्यूल वॉल्यूम को कुछ क्या होता है, स्पायरोमीटर इसको मेजर नहीं कर पाता लिविंग स्टेट में। तो रेजिड्यूल वॉल्यूम लंग्स के अंदर बच जाता है आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपिरेशन। तो ये होते हैं 1000 ml से 1100 ml। इसके बाद एक टर्म और आता है डेड स्पेस। क्या होता है डेड स्पेस? क्या होता है? तो डेड स्पेस क्या होता है देखते हैं। डेड स्पेस हम लोग देखते हैं कि जैसे इन्फेंट्स होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि बर्थ लेते वक्त कुछ एयर अंदर के अंदर रह जाती है। ठीक है, वो कभी बाहर ही नहीं निकलती, लंग्स के अंदर हमेशा वो एयर प्रेजेंट रहती है। यानी कुछ एयर हमेशा प्रेजेंट रहेगी लंग्स के अंदर, जो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में उनका कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, तो उस एयर को हम लोग बोलते हैं डेड स्पेस। इसका वॉल्यूम हमेशा होता है अलग अलग पर्सन पे अलग अलग टाइप का वॉल्यूम होता है। 150 ml से इसका होता है 200 ml। कई बार इसको बोलते हैं एवरेज 180 ml भी होता है डेड स्पेस। ठीक है, ऑलवेज प्रेजेंट इन द लंग्स, दैट इज द डेड स्पेस। इसको हम लोग वहाँ से देखेंगे कि थोड़ा एडिशनल चीज आती है। ये पूछी नहीं जाती, बहुत रेयर होता है कि पूछ लेते हैं, पर बहुत रेयर होता है कि पूछा जाए, इसलिए हम इसको यहाँ नहीं करेंगे। फिर यहाँ आगे हम कैपेसिटीज वगैरह ऐड करेंगे। तो ये क्लियर होगा आपको शायद अच्छे से हो गया होगा कि वॉल्यूम्स वगैरह क्या क्या डिफरेंट टाइप
क्लियर कर दिया हम लोगों ने विद द डायग्राम। ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्ट आगे कैपेसिटीज पे। कुछ एडिशनल वॉल्यूम्स होते हैं, ठीक है, या कुछ एडिशनल कैपेसिटीज होती है लंग्स की, जिन्हें अपनी इच्छा से कम से कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जैसे हमको कैपेसिटी बोला गया क्षमता। तो हम स्टार्ट करते हैं आगे कैपेसिटीज के बारे में। दैट इज